Good evening, students. So, this is our lecture number 1 on the भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. अब ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं काफ़ी टाइम से गायब हो गया था एंड लेक्चर्स अपलोड नहीं कर रहा था एंड मैंने काफ़ी सारे लॉज के लेक्चर्स जो हैं वो बीच में ही छोड़ दिए एंड अगेन आई एम कमिंग अप विद अ न्यू लॉ. बट दैट डजेंट मीन कि जो लेक्चर्स मैंने छोड़ दिए हैं मैं उनको कंप्लीट नहीं करूँगा. जो लॉ मैंने छोड़ दिया उनको कंप्लीट मैं नहीं करूँगा, मैं उनको भी कंप्लीट करूँगा. अब आपको रेगुलर बेसिस पर लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है. जो लॉज मैंने छोड़े हैं मैं उनको भी कंप्लीट करूँगा, ठीक है. एंड जो कोई भी मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहा है, मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूँ इनके नोट्स आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा. टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए. वहाँ पे रेगुलर बेसिस पर आपको नोट्स मिलते रहेंगे लेक्चर्स के. इज दैट क्लियर? ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर ऑन बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. तो एकदम बेसिक से हम लोग ना बीएसए को समझने का प्रयास करेंगे. एकदम बेसिक से एकदम अच्छे समझेंगे. हर एक सेक्शंस को हम लोग कवर करने वाले हैं बीएसए के अंदर और एकदम डिटेल में इसको कोरिलेट कराएंगे हम बीएनएसएस के साथ में भी, ठीक है. जितने भी रेलेवेंट लॉज हैं बीएसए के कंपैरिजन में उन सबसे हम इसको कंपेयर करवाएंगे, समझेंगे अच्छे से, ठीक है. तो शुरू करते हैं. तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, पहले एक बार समझ लेते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रेडिसेसर कौन है. अब ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि बीएसए इज वन ऑफ दोज 3 न्यू क्रिमिनल लॉज विच हैज बीन रिसेंटली इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है. तो बीएसए या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का जो प्रेडेसेसर है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, वो है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है. कुछ बेसिक बातें हम लोग एविडेंस एक्ट के बारे में जान लेते हैं विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स टेस्ट, ठीक है. सबसे पहले ये समझते हैं कि एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किसने किया था. हु ड्राफ्टेड द इंडियन एविडेंस एक्ट? So it was Sir James Fitzjames Stephen. He was the one who drafted the Indian Evidence Act. And जब सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन ने जब इंडियन एविडेंस एक्ट को ड्राफ्ट किया था तो एट दैट टाइम लॉर्ड नॉर्थबुक was the Viceroy of India. He was the Viceroy at that time, ठीक है. ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए. इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, तो बस मैं आपको ये बता दे रहा, ठीक है. देन इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये फोर्स में कब आया था? इट केम इन टू फोर्स ऑन 1st of September 1872. तो ये कुछ बेसिक चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. अब आफ्टर 151 ईयर्स, लगभग 150 साल मान लीजिए, लगभग 150 साल के बाद अब इंडियन एविडेंस एक्ट जो है इट हैज बीन रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. आपको यह बात पता होगा कि पार्लियामेंट ने 3 नए क्रिमिनल लॉज को इंट्रोड्यूस किया है. बीएसए जिसने कि रिपील कर दिया इंडियन एविडेंस एक्ट को. देन देयर इज भारतीय न्याय संहिता जिसने रिपील कर दिया इंडियन पीनल कोड 1860 को. एंड देन देयर इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसने रिपील कर दिया द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को. इतना आपको समझ में आ गया है, ठीक है. अब थोड़ा बीएसए के बारे में समझ लेते हैं कि बीएसए कैसे इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, कब पास हुआ. जो इंपॉर्टेंट डेट्स है प्रीलिम्स के लिए उनको भी समझना इंपॉर्टेंट है. तो जब हम लोग बात करते हैं, ऐसे कर लेते हैं 3 न्यू क्रिमिनल लॉज. तो इनका जो बिल आया था, द बिल वॉज फर्स्टली प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन 11th अगस्त 2023. अब पहले बिल को लेके डिबेट हुई. डिबेट होने के बाद जो उस समय रूलिंग गवर्नमेंट थी, जो कि अभी भी रूलिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग पार्टी है, दे वर ऑफ द ओपिनियन कि इस बिल को री इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है. तो पहला बिल कब आया? 11th अगस्त 2023 को. सेकेंड बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया? सेकेंड बिल इंट्रोड्यूस किया गया 12th दिसंबर 2023 को. अच्छा, आपको पता है जब कोई बिल
जब कोई बिल लोकसभा में प्रेजेंट किया जाता है तो उसके ऊपर डिबेट होती है, फिर उस पर वोटिंग होती है, एंड जब उसको सफिशिएंट मेजॉरिटी मिल जाता है उसके बाद ही वो लोकसभा से पास होता है। तो लोकसभा से ये कब पास हुआ? लोकसभा से ये पास हुआ ऑन 20 दिसंबर 2023। मेरे को पता है आपको लग रहा होगा कि ये सब मैं डेट्स क्यों बता रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी दीज डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपसे कभी ये नहीं पूछने वाले हैं कि नए क्रिमिनल लॉस किस डेट से इनैक्ट हुए हैं। ये तो सबको पता है कि 1 जुलाई 2024 से सारे के सारे जो न्यू क्रिमिनल लॉज है वो इफेक्ट में आ गए थे। प्रीलिम्स में या फिर किसी भी एग्जाम में जो आपसे वो पूछेंगे वो ये पूछने वाले हैं कि भैया बिल कब आया था, पहला बिल कब आया था, सेकंड बिल कब आया था, लोकसभा से असेंट कब मिला, राज्यसभा से असेंट कब मिला और प्रेसिडेंशियल असेंट कब मिला। ठीक है, तो लोकसभा से असेंट मिल गया था 20 दिसंबर 2023 को। देन राज्यसभा से कब मिला? राज्यसभा से मिल गया 23 दिसंबर 2023 को। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि लोकसभा और राज्यसभा से जब असेंट मिल जाता है तब वो पर्टिकुलर बिल प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास। एंड फाइनली ऑन 25 दिसंबर 2023 these bills which were passed in Lok Sabha and Rajya Sabha were given presidential assent. ठीक है, and with the presidential assent these bill become act. ठीक है, ये बिल से एक्ट में कन्वर्ट हो गए। तो 25 दिसंबर 2023 को ये जो बिल्स थे ये एक्ट में बन गए। लेकिन क्या 25 दिसंबर 2023 से ही ये लॉस फोर्स में आ गए थे? नहीं। ये लॉस फोर्स में कब आए थे? ये लॉस फोर्स में आए थे ऑन 1 जुलाई 2024। तो ये सारे के सारे डेट्स याद रखिएगा। क्या क्या आपको याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि इंडियन एविडेंस एक्ट फोर्स में कब आया था? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। ठीक है, फिर जो 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं इसका पहला बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया था लोकसभा में? ऑन 11 अगस्त 2023। उसको वापस लिया गया। सेकंड बिल कब इंट्रोड्यूस किया गया? ऑन 12 दिसंबर 2023। लोकसभा से कब असेंट मिल गया? लोकसभा से कब ये बिल पास हो गया? 20 दिसंबर 2023 को। ठीक है, राज्यसभा से ये पास हो गया ऑन 23 दिसंबर 2023 एंड फाइनली प्रेसिडेंशियल असेंट इसको मिल गया 25 दिसंबर 2023। और उस डेट से हम मानते हैं कि ये जो लॉज हैं ये एक्ट बन गए। बट यहां पर गवर्नमेंट के पास ये डिस्क्रिशन था कि वो डिसाइड करें कि कौन से डेट से, कौन सी तारीख से ये लॉज जो हैं दे विल कम इनटू फोर्स, दे विल कम इनटू इफेक्ट, एंड दे स्टिपुलेटेड 1 जुलाई 2024 एज द डेट फ्रॉम विच दीज लॉज विल कम इनटू फोर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमने बेसिक हिस्ट्री समझ ली चीजों की। अब आगे बढ़ते हैं। अब आज जो टॉपिक्स हम लोग करने वाले हैं वो पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम लोग करेंगे, देन वील मूव फॉरवर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ बीएसए, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन विल बी अप्लाइड ऑन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। हमने हिस्ट्री पार्ट कर लिया है। अब नाउ लेट्स कम डाउन टू द नेचर ऑफ बीएसए। नेचर ऑफ बीएसए, ठीक है। हाँ, अच्छा, नेचर ऑफ बीएसए से हमें क्या समझना है? नेचर ऑफ बीएसए से हमें यह समझना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये एक प्रोसीजरल लॉ है या फिर ये एक सब्सटेंटिव लॉ है। अब देखिए, मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको ये बात पता होगा कि प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव लॉ का डिफरेंस क्या होता है। फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। सब्सटेंटिव लॉ हम उसे कहते हैं जो लॉ आपके राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज को, या फिर इसको हम ऑब्लिगेशंस भी कह सकते हैं, को डिटरमाइन करता है। मतलब ये कि जैसे आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं। स्टेट ने समय की समय को देखते हुए कई सारे ऐसे कानून बनाए हैं जिसने हमें राइट्स दिए हैं, जिसने हमारे ऊपर ड्यूटीज इंपोज की है। ठीक है, तो जो भी लॉज आपके राइट्स, लायबिलिटीज या ड्यूटीज को डिटरमाइन करता है उसे हम कहते हैं सब्सटेंटिव लॉ। कैसे? थोड़ा एग्जांपल पे समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियन पीनल कोड आपका है जिसको अभी
भारतीय न्याय संहिता ने रिप्लेस कर दिया है, रिपील कर दिया है। इंडियन पीनल कोड किस बारे में बात करता है? इट टॉक्स अबाउट द ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, माइंड एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, बेसिकली इंडियन पीनल कोड क्या कहता है? ये बताता है कि देखो भाई, एक इंसान के बॉडी के अगेंस्ट में क्राइम किया जा सकता है, उसके माइंड के अगेंस्ट में, लाइक डिफेमेशन, ठीक है, वो इंटरनल होता है, वो कहीं कोई आपको बॉडली हार्म नहीं पहुंचाता है, वो अंदर ही होता है, अंदर ही अंदर आप खसते हो कि भाई इसने मेरी पब्लिक में, समाज में मेरा इमेज डाउन कर दिया। ठीक है, आपके माइंड के अगेंस्ट में कोई हार्म पहुंचाता है, या फिर आपकी कोई टेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसको आप टच कर सकते हो, या फिर इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है उसको हार्म पहुंचाता है, तो आईपीसी क्या करता है उसमें? वो बताता है कि अगर आपके बॉडी, माइंड या प्रॉपर्टी को कोई भी नुकसान पहुंचा है तो उस पर्टिकुलर नुकसान के लिए उस इंसान को जिसने नुकसान पहुंचाया है कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो आईपीसी यहां पर क्या कर रहा है? इट बेसिकली इंपोजेस ड्यूटीज अपॉन द इंडिविजुअल दैट यू मिस्टर शुड नॉट हार्म द बॉडी, माइंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ एन इंडिविजुअल। दैट्स व्हाट आईपीसी डू। एंड अगर आप ये कर देते हो तो क्या होता है? आईपीसी आपको राइट देता है कि आपको ये राइट देता है कि अगर आपके बॉडी, माइंड या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा है तो जिसने भी आपको नुकसान पहुंचाया है उसको आप सजा दिलवा सकते हो। समझ में आया आपको? तो बेसिकली सब्सटेंटिव लॉज क्या होते हैं? जो आपके राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? अब भैया हमें ये तो पता है कि हमारे पास ये राइट है, ठीक है, हमारे पास ये राइट है कि हमारे साथ कोई इंसान ये चीज गलत नहीं कर सकता, लेकिन सपोज किसी ने गलत कर दिया, सपोज किसी ने आपके बॉडी, माइंड या फिर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया, आपके बॉडी, रेपुटेशन या प्रॉपर्टी, जो भी आपको कहना है इसको, ठीक है, नुकसान पहुंचा दिया, देन व्हाट? आप अपने राइट्स को रियलाइज कैसे करोगे? आप अपने राइट्स को रियलाइज करोगे बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर। तो प्रोसीजरल लॉ बेसिकली क्या होता है? प्रोसीजरल लॉ ये बताता है कि आप अपने राइट्स को रियलाइज कैसे करोगे। ठीक है, इट बेसिकली गिव्स द प्रोसीजर फॉर रियलाइजिंग योर राइट्स। आपका राइट है, ठीक है, आपका राइट इन्फ्रिंज हुआ, सिर्फ इन्फ्रिंज होते ही तो आपको रेमेडी नहीं मिल जाएगी ना। रेमेडी तक पहुंचने का जो प्रोसीजर है, दैट इज व्हाट प्रोसीजरल लॉज। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि बीएसए इज इट अ प्रोसीजरल लॉ और इज इट अ सब्सटेंटिव लॉ? अब ये समझने से पहले कि बीएसए एक प्रोसीजरल लॉ है कि सब्सटेंटिव लॉ है, हमें ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीएसए का रोल कब शुरू होता है। अगर हम मान लीजिए सीआरपीसी के कंटेक्स्ट से चीज़ों को समझते हैं, या फिर बीएनएसएस के कंटेक्स्ट से हम लोग चीज़ों को समझते हैं, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है, बहुत बेसिक से आपको बता रहा हूँ, बहुत आपको लाइक लेमन तरीके से बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में ये चीज़ नहीं बताऊंगा जो बताने वाला हूँ। ठीक है, कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि सपोज एक ऑफेंस कमिट हुआ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले एफआईआर दर्ज होगी बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 173 बीएनएसएस। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन होगी। यहां पर मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको फिर बता रहा, बीएनएसएस के अंदर मैंने बहुत डिटेल में ये चीजें बताई हैं आपको, यहां पर मैं आपको बहुत ही लूजली समझा रहा हूं, समझाने के लिए कि बीएसए का रोल, बीएसए क्या है, इट इज अ प्रोसीजरल लॉ, सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है, तो एफआईआर दर्ज हुई, देन आफ्टर दैट इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद सेक्शन 193 के अंदर चार्जशीट सबमिट हुई, जिसको हम पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ दैट चार्जशीट द मजिस्ट्रेट टुक कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। Who takes the cognizance? It is the JMFC. The Judicial Magistrate First Class takes the cognizance by virtue of section 210 subsection 1 clause B of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, देन देयर विल बी प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, दैट इज उसमें चीजें होंगी, इंक्वायरी वगैरह होगा, एंड देन देयर विल बी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, एंड विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस ट्रायल कमेंसेस। इज दैट क्लियर? बीएसए का जो रोल है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो रोल है, इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग द ट्रायल। बीएसए का जो रोल शुरू होता है वो शुरू होता है ट्रायल के दौरान। क्या रोल होता है बीएसए का? बीएसए ये बताता है कि कौन सा एविडेंस एडमिसिबल है। ठीक है, व्हाट एविडेंसेस आर एडमिसिबल, व्हाट एविडेंसेस आर relevant, what facts are relevant, it determine what evidences are admissible or inadmissible, what facts are relevant or irrelevant। बीएससी ये सारी की सारी चीजें बताता है। देखो,
ट्रायल के दौरान आप कोई भी फैक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन वो पर्टिकुलर फैक्ट उस केस से रेलेवेंट है कि नहीं, ये चीज बीएसए डिटरमाइन करेगा। तो बीएसए क्या है? बीएसए इज अ प्रोसीजरल लॉ। समझ में आ गया आपको ये चीज? बीएसए क्या है? बीएसए एक प्रोसीजरल लॉ है, और बीएसए का रोल कब शुरू होता है? ट्रायल के दौरान। इज दैट क्लियर? ठीक है। अच्छा, ये ना एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है, ज़्यादातर ये लॉ कॉलेजेस के बच्चों के अंदर ही होता है। बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है ये, क्योंकि जब भी वो एविडेंस की बात सुनते हैं ना, तो उनको बॉलीवुड मूवीज़ याद आ जाती है कि मतलब एक कोई क्रिमिनल ट्रायल हो रहा है, वहाँ पर एक विटनेस आ रहा है, वो अपनी गवाही दे रहा है, ठीक है। तो एविडेंस एक्ट जो है ना, इन सब चीज़ों को गवर्न करता है, इन सब चीज़ों से डील करता है। तो उनको ये लगता है ना कि जो एविडेंस एक्ट है या फिर जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, उसका जो रोल है, उसका रोल ना खाली क्रिमिनल लॉज में है, खाली क्रिमिनल ऑफेंसेस में। दैट इज नॉट ट्रू। मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता तो, काफ़ी लोगों को बात नहीं पता होता है, आई नो यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, ठीक है, बट कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम या फिर जो इंडियन एविडेंस एक्ट है, इट अप्लाइज ऑन बोथ ट्रायल, सिविल एंड क्रिमिनल, ठीक है। बस ऐसी आपको ये बात मैंने बता दी है, ठीक है। तो हमने इसका नेचर भी समझ लिया कि नेचर क्या है, ठीक है, इट इज अ प्रोसीजरल लॉ। नेक्स्ट, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने वाला हूं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम विच केम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम केम इन टू फोर्स फ्रॉम 1 जुलाई 2024। नाउ द क्वेश्चन इज कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो एप्लीकेशन है या फिर जो उसका इफेक्ट है, क्या ये प्रोस्पेक्टिव है या फिर ये रेट्रोस्पेक्टिव है? अब प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है, बहुत अच्छे से आपको समझाता हूं, बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाता हूं। सपोज कोई लॉ है, चलो बीएसए कोई लेते हैं, ये 1 जुलाई 2024 से फोर्स में आ गया। अगर हम कहते हैं कि बीएसए प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी नई चीजें होंगी, जो भी नए प्रोसीजर्स होंगे, सिर्फ उनके ऊपर बीएसए अप्लाई होगा। दैट्स व्हाट प्रोस्पेक्टिव मींस। जब हम बात करते हैं रेट्रोस्पेक्टिव की, तो इसका मतलब यह है कि 1 जुलाई 2024 से पहले भी जो भी मैटर्स पेंडिंग है, जिस पर इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाई हो रहा था, उसके ऊपर भी बीएसए अप्लाई होगा। क्लियर हो गया आपको? रेट्रोस्पेक्टिव एंड प्रोस्पेक्टिव क्या होता है? प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि 1 जुलाई 2024 को अगर लॉ फोर्स में आया है तो उसके बाद से ही उसकी एप्लीकेशन होगी। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि उसकी एप्लीकेशन किसी पिछले डेट से होगी, या किसी पिछले सब्जेक्ट के ऊपर होगी, या किसी पिछले प्रोसीजर के ऊपर होगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि बीएसए जो है, वेदर इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर और वेदर इट इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। अब यह समझने से पहले आपको एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीएसए है क्या। बीएसए जो है, इट इज अ लेक्स फोराई, इट इज अ लैटिन टर्म विच मीन्स लॉ ऑफ द फोरम। क्या मतलब हुआ इसका? लॉ ऑफ द फोरम का मतलब यह होता है कि एक पर्टिकुलर फोरम है, एक पर्टिकुलर कोर्ट है, उसका लॉ क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है, उसका प्रोसीजर क्या है, उस पर्टिकुलर जो कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन क्या है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है, तो बेसिकली लॉ ऑफ द फोरम क्या डिटरमाइन करता है? ये डिटरमाइन करता है कि किसी पर्टिकुलर कोर्ट में कौन सा प्रोसीजर फॉलो होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंडियन कोर्ट्स हैं, तो इंडियन कोर्ट्स के ऊपर बीएसए की एप्लीकेशन है, यानी बीएसए इज द लेक्स फोराई फॉर द इंडियन कोर्ट्स। क्या बीएसए की एप्लीकेशन किसी यूएस या फिर कनाडा के कोर्ट पे होगी? नो, मतलब बीएसए इज नॉट द लेक्स फोराई फॉर यूएस और कनाडा या फिर कोई भी एनी अदर फॉरेन स्टेट। बीएसए की एप्लीकेशन सिर्फ इंडियन कोर्ट्स पे होती है, तो इट इज अ लेक्स फोराई फॉर द इंडियन कोर्ट्स ओनली, नॉट फॉर एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो बीएसए इज द लेक्स फोराई, लॉ ऑफ द फोरम। ठीक है,
अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जो भी लेक्स फोराइज होते हैं, जो भी प्रोसीजरल लॉज होते हैं, प्रोसीजरल लॉज की जनरली जो इफेक्ट होती है वो होती है रेट्रोस्पेक्टिव इन कैरेक्टर। मतलब क्या? मतलब ये कि अगर कोई भी प्रोसीजरल लॉ में कोई अमेंडमेंट किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका सीआरपीसी है, आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो जो भी अमेंडमेंट सीआरपीसी में इंट्रोड्यूस किए गए थे, सीआरपीसी इज अ प्रोसीजरल लॉ विच गवर्न्स द प्रोसीजर ऑफ ए क्रिमिनल ट्रायल, ठीक है, मतलब नॉट इंटायरली प्रोसीजरल, कुछ सब्सटेंटिव राइट्स की बात भी की गई है, लेकिन इट इज पार्शियली प्रोसीजरल एंड पार्शियली सब्सटेंटिव। इज दैट क्लियर? तो सीआरपीसी के अंदर अगर अमेंडमेंट किए जाते हैं तो क्या होता है, अमेंडमेंट होने के तुरंत बाद इसकी एप्लीकेशन आ जाती है। इसका मतलब ये है, अगर मान लो कोई भी पेंडिंग ट्रायल है, कोई ट्रायल जो है वो पेंडिंग है, उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, मतलब देखो एक ट्रायल होता है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। मतलब मान लो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद यहाँ पे ट्रायल शुरू हुआ, तो पहले हम पी के स्टेज पे जाते हैं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस के ऊपर, ठीक है। फिर जब पी क्लोज होता है तो यहाँ पर सेक्शन 353 होता है, ये मैं आपको बताऊंगा 353 क्या होता है। 353 सीआरपीसी स्टेटमेंट, हाँ शायद 353 ही था, ठीक है। वैसे सीआरपीसी के अंदर आपका ये 313 होता है। डायरेक्ट, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डायलॉग बिटवीन द कोर्ट एंड एक्यूज्ड, ठीक है। 313 की स्टेटमेंट हुई। देन आफ्टर दैट देयर इज डी, डिफेंस एविडेंस। जो एक्यूज्ड है उसको हम मौका देते हैं कि वो अपने एविडेंस को प्रोड्यूस करे। देन देयर विल बी फाइनल आर्ग्यूमेंट्स एंड देन यहां पर आपका जजमेंट आएगा एंड यहां पर आपका सेंटेंस हियरिंग होगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजर। अब सपोज कोई अमेंडमेंट आया, अभी हम पी के स्टेज पे थे, डी में एक अमेंडमेंट ले आए, एक पेंडिंग ट्रायल है, ठीक है। पेंडिंग ट्रायल के बीच में ही सीआरपीसी में अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट जो है वो डी के स्टेज पे अप्लाई होना था। तो अब मुझे बताइए यहां पर क्या होगा, जो अमेंडमेंट आया है वो उस ट्रायल पे अप्लाई होगा या फिर जो पुराना जो ओरिजिनल प्रोविजन था उसी को हम फॉलो करेंगे, जो नया अमेंडमेंट आया हम उसको अप्लाई करेंगे। दैट्स व्हाट लेक्स फोरा है। रुकिए मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, इसको मैं थोड़ा आसान कर देता हूं, रुकिए थोड़ा इसको आसान कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। ओके, तो हमारा सवाल क्या है कि जो बीएसए है इसका प्रोस्पेक्टिव नेचर है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव नेचर है। तो हमने अभी ये समझा कि बीएसए इज ए लेक्स फोरा है, दैट इज लॉ ऑफ द फोरम। इट गवर्न्स कि किसी फोरम में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा टू इवेंचुअली रीच द ट्रूथ, टू इवेंचुअली रीच अ जजमेंट, ठीक है। गिव मी अ सेकंड। हाँ, टू इवेंचुअली रीच द ट्रूथ। ओके, तो ये हमने अभी समझा। अब यहां पर जो चीज हमें समझनी है प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव के रिगार्डिंग, वो ये है कि लॉ ऑफ द फोरम्स जो होते हैं वो जनरली रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर होते हैं। अगर आप किसी भी प्रोसीजरल लॉ के अंदर कोई अमेंडमेंट करते हो तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। कोई ट्रायल चल रहा है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप जो है उस स्टेप में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट लिया है, तो जो अमेंडेड प्रोविजन है वो अप्लाई होगा उस ट्रायल में भी। बट बीएसए क्या है? क्या बीएसए रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर है या फिर ये प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है? देखिए, अगर हम इस रूल को अप्लाई करते हैं प्रोसीजरल लॉ के, तो हम किस कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे? हम लोग ड्रॉ करेंगे कि बीएसए इज रेट्रोस्पेक्टिव इन कैरेक्टर, बट दैट इज नॉट द केस। दैट इज नॉट द केस। व्हाई? आइए इसको समझते हैं, ठीक है। अगर आप सेक्शन 170 क्लॉज 2 को देखते हैं, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, नॉटविथस्टैंडिंग सच रिपील। देखिए यहां पे पहले पहला क्लॉज ही पढ़ लेते हैं। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज हियर बाय रिपील्ड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 170 क्लॉज 1। द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज हियर बाय रिपील्ड। मतलब कि अब ये जो पर्टिकुलर लॉ है इट हैज बीन रिपील्ड, ठीक है। अब इसका क्लॉज 2 पढ़ते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग such repeal, if immediately before the date on which this adhiniyam comes into force there is any application, trial, inquiry, investigation, proceeding or appeal pending, then such application, trial, inquiry, investigation, proceeding or appeal shall be dealt with under the provisions of the Indian Evidence Act 1872 as
in force immediately before such commencement as if this अधिनियम had not come into force. ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान समझिए. इस पर्टिकुलर प्रोविजन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं. सबसे पहले है आपका नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील. ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? नॉट विथ स्टैंडिंग को हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं? नॉट विथ स्टैंडिंग को हमेशा ही हम एक ओवर राइडिंग इफेक्ट देते हैं. क्या देते हैं? ओवर राइडिंग इफेक्ट. नाउ व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स नॉट विथ स्टैंडिंग सच रिपील. इस रिपील के होने के बाद, मतलब कि बीएसए के फोर्स में आने के बाद, इफ इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑन विच दिस अधिनियम कम्स इनटू फोर्स there is any application, trial, inquiry, investigation, proceeding or appeal pending, then application, trial, inquiry, investigation, proceeding or appeal pending, then such application, trial, inquiry, investigation, proceeding or appeal shall be dealt with under the provisions of the Indian Evidence Act 1872 as in force immediately before such commencement as if this अधिनियम had not come into force. सिंपली सेक्शन 170 क्लॉज 2 क्या कहता है कि बीएसए की जो एप्लीकेशन है इट विल बी प्रोस्पेक्टिव. ठीक है, प्रोस्पेक्टिव का मतलब यहां पर कैसे है? बिकॉज यहां पर सिंपली सेक्शन 170 क्लॉज 2 विच इज एन ओवर राइडिंग क्लॉज, इट हैज डिक्लेयर्ड कि अगर कोई भी पेंडिंग इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग, अपील कुछ भी है तो उसके ऊपर एविडेंस एक्ट ही अप्लाई होगा. लेकिन जो भी 1 जुलाई 2024 के बाद नए एप्लीकेशन आप फाइल करते हो, जो नया ट्रायल शुरू होता है, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग या अपील होती है, उस पे हम बीएसए को अप्लाई करेंगे. अब ऐसा क्यों किया गया है? टू बेसिकली लेसन द बर्डन अपॉन जुडिशरी. ठीक है, एंड टू रेड्यूस अननेसेसरी complications. If you see section 170 clause 2, देखिए यहां पर टर्म as if यूज हुआ है. as if का मतलब क्या होता है? It has created a legal fiction. ठीक है, it has created a legal fiction. Why there is a need to create a legal fiction? Because हमने ये अभी समझा lex fori, which is the procedural law, it generally has a retrospective effect. But right now we are creating a legal fiction. We are creating a legal fiction that this particular law BSA will not have a retrospective application. It will be prospective in nature. और 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी एप्लीकेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग या अपील होंगे उसके ऊपर हम बीएसए की एप्लीकेशन को लगाएंगे. बट उससे पहले अगर कोई भी मैटर पेंडिंग है तो उसके ऊपर एविडेंस एक्ट ही अप्लाई होगा. और इसका रीजन क्या है? देखिए पार्लियामेंट ने ना कुछ सोच के ये चीज किया है. क्यों भाई? इंडियन एविडेंस एक्ट पिछले 150 साल से फोर्स में था. 150 साल के बाद अचानक से आप जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उनको रिपील कर दे रहे हो. उनको रिपील करने के बाद कितने अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे अगर आप डायरेक्टली उन बीएसए को पेंडिंग मैटर्स के ऊपर भी अप्लाई कर देते हो तो. क्योंकि पूरा लॉ रिपील हुआ है, कोई सेक्शन या प्रोवाइजो की बात नहीं हो रही है. ऑल टुगेदर इंटायरली द लॉ हैज बीन रिपील्ड. इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके. तो हमने ये समझ लिया कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इट इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर. नाउ अब समझते हैं कि बीएसए, जस्ट गिव मी अ सेकंड. नाउ वी विल गो अहेड विथ द jurisprudential essence of BSA. ऑनेस्टली स्पीकिंग जो पहला लेक्चर होता है ना किसी भी लॉ का, सबसे मुश्किल यही बनाना होता है. मतलब इसका बेसिक समझा पाना ना थोड़ा सा दिक्कत होता है. मतलब लाइक जब सेक्शंस पे हम लोग मूव ऑन करते हैं ना तो सेक्शंस को इंटरप्रेट करके समझाना इज़ वेरी इजी फॉर मी. बट जब इसका पहला लेक्चर होता है जहाँ पे मेरे को आपको ज्यूरिस्प्रूडेंशियल ये सारे एसेंस बताने होते हैं, नेचर वगैरह बताना होता है, तो आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं, मुझे आपको समझाना पड़ रहा है चीज़ें थ्रू अ लेक्चर. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि आप लोग वो चीज़ समझ पा रहे हो कि नहीं. ठीक है, वो मेरे को इन्विजन करना पड़ता है कि इसलिए मैं कई बार कुछ चीज़ों को रिपीट करते रहता हूँ बिकॉज मुझे लगता है कि शायद मैंने उसको अच्छे से नहीं समझाया, आपके समझ में नहीं आया होगा. दैट्स व्हाई आई समटाइम रिपीट समथिंग. ठीक है, तो आई नो इससे थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाता है, बट देखो पर्पस तो यही है कि आपको पढ़ाना है, आपको समझाना है चीज़ें.
तो अगर आप लोग समझ जाओगे, आप पढ़ लोगे चीज़ें, तो इससे बड़ी जीत मेरे लिए क्या होगी, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव अहेड विद द जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ बीएसए, ठीक है। ओके, टू अंडरस्टैंड द जुरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ बीएसए और द रोल ऑफ बीएसए, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सपोज ए शूट्स एंड किल्स बी, ए ने बी को गोली मारा जिससे बी की मृत्यु हो गई। अब बी जो है ही वॉज फाउंड डेड, ऑफ कोर्स मर गया तो ही विल बी फाउंड डेड। नाउ व्हेन अ पर्सन इज फाउंड डेड, there will be generally three questions which will come into our mind. First, who, that is who killed that person. Second, where. It is not necessary कि जहां पर आपको बॉडी मिली है वहीं पर उस इंसान को मारा गया है. It could be possible कि उस इंसान को किसी और जगह मारा गया और उसकी बॉडी को उस जगह पे डंप कर दिया गया हो, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज वाई. आखिर उस इंसान को मारने के पीछे किसी इंसान का मकसद क्या था, क्यों, उसकी क्या दुश्मनी थी उसके साथ में, ठीक है. एंड देयर मे ऑल्सो बी अ पॉसिबिलिटी कि बी ही मे हैव किल्ड हिमसेल्फ, ठीक है. ही मे हैव किल्ड हिमसेल्फ. क्यों भाई, लोग सुसाइड नहीं करते, कर सकते, क्या पता से खुद को मार लिया हो, ठीक है. तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं, इट विल जनरली कम इनटू द माइंड ऑफ अ पर्सन हु विल सी अ डेड बॉडी, ठीक है. हमने ये भी समझ लिया है कि जो बीएसए का रोल है, it begins at the stage of trial, ठीक है. ओके, अब ट्रायल में क्या होगा. अब सपोज इसी केस को हम लोग लेते हैं, ए और बी वाले. अब यहां पर क्या होगा, बी की बॉडी मिल गई है. बी की बॉडी मिलने के बाद पुलिस जो है वो एक एफआईआर दर्ज करेगी. एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा. इन्वेस्टिगेशन में जब हु वेयर वाई के क्वेश्चंस को ढूंढा जाएगा, तो फाइनली इट कुड बी पॉसिबल कि जो पुलिस ऑफिसर है, दे विल फॉर्म अ कंक्लूजन कि द एक्यूज्ड इज ए इज द एक्यूज्ड, इज नॉट द कन्विक्ट, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है. अभी आप ए को गिल्टी मत मानिए, वो ट्रायल में डिसाइड होता है, ठीक है. दैट ए इज द एक्यूज्ड. उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करवा लिया. देन फाइनली द चार्जशीट विल बी सबमिट बिफोर द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. आफ्टर दैट ही विल टेक द कॉग्निजेंस बेस्ड ऑन दैट पुलिस रिपोर्ट. चार्जशीट को हम लोग पुलिस रिपोर्ट भी कहते हैं एंड उसको हम चालान भी कहते हैं, ठीक है. ओके, अब फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस हुआ और यहां पर आपका ट्रायल शुरू हो गया. अब ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन क्या स्टैब्लिश करने का प्रयास करेगा. प्रोसिक्यूशन विल स्ट्राइव टू स्टैब्लिश द कॉजेलिटी. That is, A has caused the death of B. ठीक है. Second, they will try to establish the intention. There are 4 mens rea basically under section 300 IPC. अभी मैं उसको डील नहीं कर रहा, ठीक है. आई गेस इन BNS के अंदर आई गेस 300 हैज बिकम 100 और 101 मर्डर का जो सेक्शन था, ठीक है. दैट ही हैज द इंटेंशन, A had the intention to cause B's death, ठीक है. अदर मेंस रिया में आपका क्या हो सकता है कि ए के पास, ए को ये नॉलेज था कि उसके एक्ट से बी की डेथ कॉज हो सकती है. ए के पास मोटिव था, ठीक है. छोड़ दीजिए सब चीजें, आगे आते हैं. तो प्रोसिक्यूशन यहां पर बेसिकली क्या स्टैब्लिश करने का प्रयास करेगा ड्यूरिंग द प्रोसिक्यूशन एविडेंस, दैट ए हैज कॉज द डेथ ऑफ बी एंड ए हैड all the intention to cause B's death. Now, what will the defense will try to prove? The defense will try to prove that A was acting in good faith. ठीक है. Second, A was of unsound mind. ठीक है. Third, A is below 7 years of age. That is Dolly in Capax. ठीक है. और the death was accidental. This is what the defense will try to prove. Prosecution ये प्रूव करेगा कि A के पास सारा इंटेंशन था B को मारने का, A ने ही B की डेथ कॉज की है,
डिफेंस क्या ट्राई करेगा स्टैब्लिश करने का कि ए जो है ही वॉज एक्टिंग इन गुड फेथ, ही डज नॉट हैड द इंटेंशन टू किल बी, ठीक है, या फिर ए जो है ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड, ही किल्ड बी बट ही वॉज नॉट ऑफ साउंड माइंड टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ हिज एक्शन, ठीक है. थर्ड, they will try to prove that A is below the 7 years of age, Dolly Incapax, he doesn't hold the necessary capacity to kill B, or they will try to prove that A has caused the death of B, but it was accidental, the act was accidental. Is that clear? ठीक है. या फिर they may also take the defense of or plea of alibi. क्या मतलब हुआ plea of alibi का? प्ली ऑफ एलाबाई का मतलब यहां पर यह है कि दे विल ट्राई टू प्रूव कि जिस टाइम पर बी का मर्डर कॉज हुआ था उस टाइम पर ए वॉज नॉट इवन प्रेजेंट एट दैट प्लेस. तो इफ दे विल बी एबल टू कंक्लूसिवली प्रूव दैट ए वॉज नॉट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ ऑफेंस, एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस, तो वहां तो डायरेक्टली उसको बरी कर दिया जाएगा. ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है. हाँ, तो देखिए ये हमने समझा कि ए प्रोसिक्यूशन और डिफेंस क्या क्या प्रूव करने का प्रयास करेंगे. तो बीएसए का जो रोल है, बीएसए का जो रोल है वो ये है कि वो ये बताएगा कि भैया प्रोसिक्यूशन ये चीजें कैसे प्रूव करेगा और डिफेंस ये चीजें कैसे प्रूव करेगा. आप किन एविडेंसेस को ला सकते हो इन सब चीजों को प्रूव करने के लिए, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बताएगा. भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये भी बताएगा कि कब हम ये मानेंगे कि कोई फैक्ट जो है इट हैज बीन प्रूव्ड. व्हाट फैक्ट? The fact of alibi. The defense advocate took the plea of alibi. He presented a fact before the court that at the place that at the time when the offense was committed, A was not even there. ठीक है. तो whether that fact was proved, this how to prove that fact of alibi, ठीक है, ये BS से बताएगा. Whether that fact was disproved or not, ये BS से बताएगा. What fact is a conclusive proof of another fact, ये BS से बताएगा. What facts are relevant / irrelevant, ये BS से बताएगा. मतलब कैसे आपने कोई फैक्ट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया, आपने बोला कि देखिए ये चीज है. The court will ask how come this fact is relevant to our case. ठीक है. अगर आप सेक्शन 141 बीएसए देखते हैं, मैंने यहाँ पे इसको 141 को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो आगे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस आपको बता रहा. उसका हेड नोट अगर आप पढ़ते हैं बीएसए का तो यू विल रीड दैट जज हैज द पावर टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. जज ये डिसाइड करेगा कि भैया आप कोई एविडेंस अगर कोर्ट में लेके आ रहे हो तो जज कैन क्वेश्चन यू कि हाउ कम दिस एविडेंस इज रेलेवेंट टू आवर केस, एंड देन आफ्टर द आंसर यू विल गिव टू द कोर्ट, देन आफ्टर दैट दे विल डिसाइड कि वेदर दिस एविडेंस हैज टू बी टेकन ऑन रिकॉर्ड और नॉट. तो जज के पास ये पावर है. इज दैट क्लियर? बीएसए का रोल आपको समझ में आया? तो बीएसए बेसिकली क्या करता है, बीएसए ये बताएगा कि भैया ट्रायल के दौरान जो भी ये सारे के सारे जो इश्यूज रेज हुए हैं और जो भी यहाँ पे प्रयास है प्रोसिक्यूशन या डिफेंस के वकील के, ठीक है, उन प्रयासों को रियलाइज कैसे किया जाएगा वो बीएसए बताएगा. ये है बीएसए का रोल. दिस इज द ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस ऑफ बीएसए. ठीक है, द रोल ऑफ बीएसए बेसिकली आप कह सकते हैं. ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस पे हम लोग एंटर नहीं करते हैं, उसका मैंने आपको नोट्स बना के दे दिया, उसको आप पढ़ लीजिएगा, उसी से आप लोग समझ जाएंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है. अच्छा, एक सवाल मेरा आपसे और है कि अगर एक ट्रायल चल रहा है, ठीक है, तो क्या ट्रायल के दौरान द जज शुड बी अ म्यूट स्पेक्टेटर? मतलब ये कि क्या जज जो है वो दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स को सुनेगी, दोनों पार्टीज के एविडेंस खाली सुनेगी और अपना कोई ओपिनियन नहीं देगी या फिर अपना कोई ओपिनियन फॉर्म नहीं करेगी बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट्स मेड बाय द पार्टीज? क्या सिर्फ उसी पे जजमेंट बेस करेगी कोर्ट? द आंसर इज नो. ये याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन तो मैं आपको अभी जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसको मैं आगे बहुत अच्छे से कवर करूँगा. ठीक है, दैट इज़ वाई इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डू द फर्स्ट लेक्चर, क्योंकि मैं चीज़ों को और डिटेल में नहीं बता सकता, नहीं तो फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा. ठीक है, ये बस आपको शॉर्ट में चीज़ें बता रहा हूँ. देखिए, पहले क्या होता था ना, पहले ये रूल फॉलो होता था, इट वॉज द रूल ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग कि द जज शुड बी अ म्यूट स्पेक्टेटर. उसको बिल्कुल भी ट्रायल में पार्टिसिपेट नहीं करना है. दोनों पार्टीज जो है वो अपने एविडेंसेस को प्रोड्यूस करेंगे, अपने स्टेटमेंट्स को प्रोड्यूस करेंगे, अपने एडमिशंस देंगे.
ठीक है, और उन्हीं के बेसिस पर जज जो है उसको अपना अपना ओपिनियन फॉर्म करना है, एंड ही शुड नॉट इंटरफेयर इन द ट्रायल, बट दिस पोजिशन हैज बीन चेंज्ड। ठीक है, समय के साथ आपको पता है लॉ भी इवॉल्व करता है, तो पहले ये ठीक था बट आज ये ठीक नहीं है। तो इफ यू रीड सेक्शन 168 क्या बोलता है, बट बहुत इसको लाइक शॉर्ट में समझेंगे, बिल्कुल डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत बड़ा सेक्शन है, इस पे 3-4 लेक्चर लगेगा। ठीक है, जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन, द जज मे, इट इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, in order to discover or obtain proof of relevant facts, ask any question he considers necessary in any form at any time of any witness or of the parties about any fact. आगे, and may order the production of any document or thing, and neither the parties nor the representative shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor without the leave of the court to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question. Section 168 clearly stipulates that the judge have this power that they can question any witness who is present in the court. They can question any witness who is present in the court, or if the judge feels that the production of a document is necessary, the judge can order, the judge can direct कि इस document को court में produce करो. That means the judge should not be a mute spectator. ठीक है, which means the judge, just give me a second, which means the judge should not be a mute spectator. ठीक है, ओके। ये बाकी मैंने कुछ सेक्शंस ऐड किए थे, ये वैसे आपका आर्टिकल 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब इनकी रेलेवेंस नहीं है, अभी मतलब इस लेक्चर में रेलेवेंस नहीं है, आगे इसकी रेलेवेंस आएगी तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मतलब आर्टिकल 20 क्या है ये तो आपको पता ही होगा, बट अभी इस लेक्चर में इसकी रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, बाकी मैंने सेक्शन 1 को इंक्लूड किया था, ये आपको पार्ट दिखाना था। इसमें क्लॉज 3, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गज़ेट अपॉइंट, दैट वाज 1 जुलाई 2024। एंड ये देखिए, दिस इज द डेट ऑफ प्रेसिडेंशियल असेंट। ठीक है, एंड यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस पार्ट, एक्ट नंबर 47 ऑफ 2023। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या समझा, ठीक है, एक बार बस रिवाइज कर लेते हैं एंड वी आर डन। ठीक है, अरे हाँ, अभी वो भी तो बचा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस ऑफ बीएस से। देखिए, बहुत उसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे को। कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस में बस आप ये जान लीजिए, ठीक है, कि कोई भी अगर लॉ है तो इट हैव टू सब्सक्राइब टू द ग्रैंड नॉर्म, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, क्या क्या, इक्विटी, जस्टिस, रीजनेबलनेस, गुड कॉन्साइंस, नॉन आर्बिट्रीनेस। ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स हैं, जो ग्रैंड नॉर्म के प्रिंसिपल्स हैं, उससे बीएसए को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो उसको फॉलो नहीं करता है, अगर इफ द पर्टिकुलर लॉ इज नॉट इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स, देन दैट पर्टिकुलर लॉ विल बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया ना, मतलब ये तो बहुत, मतलब हर लेक्चर में मैंने बताया, तो वही सेम जो चीज़ है ना वो यहाँ पर भी अप्लाई कर दो। ठीक है, तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या देखा, हमने इंडियन एविडेंस एक्ट की हिस्ट्री को समझा, हमने ये जाना कि इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1872। हु ड्राफ्टेड इंडियन एविडेंस एक्ट? सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफन। एंड हु वाज आवर वाइसरॉय एट दैट टाइम? इट वाज लॉर्ड नॉर्थब्रुक। देन वी केम टू द हिस्ट्री ऑफ बीएसए। हमें ये पता चला कि जो पहला बिल था वो 11 अगस्त 2023 को आया था। ठीक है, सेकेंड बिल, इट वॉज री इंट्रोड्यूस्ड ऑन 12 दिसंबर 2023। लोकसभा से इसको असेंट मिला ऑन 20 दिसंबर, राज्यसभा से इसको मिला ऑन 23 दिसंबर, एंड 25 दिसंबर को इसको प्रेसिडेंशियल असेंट मिला, जिसके बाद ये लॉ बन गया। एंड जो डेट स्टिपुलेट किया गया था
इसके इफेक्ट का, इसको फोर्स में लाने का, दैट वाज 1 जुलाई 2024. देन वी अंडरस्टूड दैट BSA इज़ अ प्रोसीजरल लॉ. ठीक है, इसकी एप्लीकेशन सिविल और क्रिमिनल लॉ दोनों पे होती है. ठीक है, फिर हमने समझा कि BSA जो है एक सेकेंड, हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि BSA जो है हाँ, जो BSA जो है ये बेसिकली प्रोस्पेक्टिव इन एप्लीकेशन है. ठीक है, 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी एप्लीकेशंस, अपील्स, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, जो भी प्रोसीडिंग है उसके बाद उस पर ही अप्लाई होगा. लेकिन जनरली हमने ये देखा था कि जो लेक्स फोराई होते हैं, जो प्रोसीजरल लॉज होते हैं, दे आर रेट्रोस्पेक्टिव इन कैरेक्टर. इज दैट क्लियर? फिर हमने ये समझा कि जज जो है ही शुड नॉट बी ए म्यूट स्पेक्टेटर. ठीक है, हमने BSA के रोल को समझा कि BSA का रोल क्या है. BSA बेसिकली ये बताएगा कि कौन सा एविडेंस जो है इट विल बी टेकन टू बी एज रेलिवेंट, एडमिसेबल. ठीक है, व्हाट एविडेंस इज डीम्ड टू बी प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड. ठीक है, और व्हाट एविडेंस और व्हाट फैक्ट विल बी डीम्ड टू बी अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर. ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये हम BSA के अंदर समझेंगे. इज दैट क्लियर? ठीक है, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.